प्यारे देशवासियों, आपको एक बार पुनः प्रणाम। और आज का जो मेरा मुख्य विषय है कि आधुनिक जीवन पद्धति कितना वैज्ञानिक है और कितना अवैज्ञानिक है। इन्हीं बिंदुओं पर हम आपके साथ इस परिचर्चा में भाग ले रहे हैं कि वास्तव में जो वर्तमान जीवन चल रहा है वह कितना वैज्ञानिक है और कितना अवैज्ञानिक। इस पे मुख्य रूप से दो बिंदु पर बात करनी है। अगर हम विज्ञान को डिवाइड करें, बांटें, तो दो विज्ञान बनता है, आधुनिक विज्ञान और आदि विज्ञान। तो आधुनिक विज्ञान क्या है और आदि विज्ञान क्या है, इसे जानने से पहले हमें यह जानना अति आवश्यक है कि वास्तव में विज्ञान क्या है। क्योंकि आज हम उठते बैठते सोते जगते जो कुछ भी करते हैं उसमें हर चीज में विज्ञान का पक्ष ढूंढते हैं कि अब वैज्ञानिक है या नहीं है। और हमें अगला व्यक्ति यह समझाता है कि आप इस कार्य को करिए, यह पूर्णतः वैज्ञानिक है, तो उसे स्वीकार कर लेते हैं। वह चाहे रसायन का क्षेत्र हो या भौतिकी का क्षेत्र हो या कृषि का क्षेत्र हो या दवा का क्षेत्र हो, जहां भी है, वैज्ञानिकों का जो मूल उद्देश्य है वो है कि प्रकृति के रहस्यों का उद्घाटन करना, प्रकृति के करीब ले जाना, प्रकृति किस तरह से कार्य करती है, हम किस तरह से उससे आप्लावित होते हैं और अपने जीवन को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए हम कार्य करते हैं। तो प्रकृति के रहस्यों का उद्घाटन विज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। विज्ञान अपने आप में स्वयं प्रकृति नहीं है, लेकिन प्रकृति के रहस्यों का उद्घाटन करता है। तो इसके दो बिंदु हैं, आदि विज्ञान और आधुनिक विज्ञान। तो आधुनिक विज्ञान की जो आधारशिला है वह आदि विज्ञान ही है, या आप यूं कह लीजिए कि आधुनिक विज्ञान आदि विज्ञान पर आधारित है। हम अपने नाना प्रकार के उपकरणों से, नाना प्रकार के अनुसंधान से हम उस आदि विज्ञान के रहस्य का उद्घाटन करते हैं। जब विज्ञान की बात होती है तो पहला सवाल है कि विज्ञान क्या है। तो उसके साथ एक और प्रश्न जुड़ता है कि इस विज्ञान का विज्ञान क्या है, इस विज्ञान का प्रज्ञान क्या है। जब तक हम इस बिंदुओं को नहीं समझ पाएंगे तब तक हम विज्ञान को नहीं समझ सकते हैं, और जब तक विज्ञान को नहीं समझेंगे तब तक हम प्रकृति के रहस्यों का उद्घाटन नहीं कर सकते। प्रकृति के रहस्यों को समझने के लिए उसे मुख्य रूप से तीन तरह से विभाजित किया गया है। तीन चरण में प्रकृति के रहस्यों को परिभाषित किया गया है। वह तीन बिंदु क्या है? अर्ध सत्य, सत्य और परासत्य। अर्ध सत्य का मतलब है कि जो वर्तमान विज्ञान काम कर रहा है, यह जिन जिन रहस्यों को उद्घाटित कर रहा है, हम उसे अर्ध सत्य के रूप में देखते हैं। क्यों? क्योंकि यह जो कुछ बताया जा रहा है, चाहे वह अणु विज्ञान की बात हो, चाहे परमाणु विज्ञान की बात हो, चाहे अंतरिक्ष की बात हो, वह सब अर्ध सत्य है। क्योंकि आज एक सिद्धांत कार्य कर रहा है और कुछ वर्ष बाद अगला जब वैज्ञानिक आता है उस सिद्धांत को रद्द कर देता है। तो इसका मतलब कि वह पूर्ण सत्य नहीं है। और इसी अर्ध सत्य में हमारा पूरा आधुनिक विज्ञान अपनी ऊर्जा को खपा रहा है। परंतु हमें तनिक विचार करना चाहिए कि वास्तव में फिर सत्य क्या है। जब हम सत्य को नहीं जान पाएंगे तो हम परासत्य को कैसे बताएंगे? क्योंकि परासत्य ही प्रकृति का वास्तविक रहस्य है। जब हम अर्ध सत्य में उलझे रहेंगे और अर्ध सत्य का उद्घाटन नहीं कर पा रहे हैं, और इसी अर्ध सत्य में असत्य भी छुपा हुआ है, क्योंकि जब हमारे सिद्धांत कट जा रहे हैं और उसे हम ठीक से नहीं जान पा रहे हैं तो वह असत्य हुआ। तो हम कह सकते हैं कि प्रकृति के रहस्य के उद्घाटन को हम चार चरणों में बांट सकते हैं: असत्य,
अर्ध सत्य, सत्य और परासत्य। अगर हम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं तो वह असत्य है। हम उसे कुछ हद तक कर लेते हैं तो वह अर्ध सत्य है, जिसमें आज हम कार्य कर रहे हैं। और सत्य क्या है? प्रकृति के रहस्यों को ठीक ठीक से बता पाना, वह सत्य है। और जब हम सत्य का अतिक्रमण करते हैं तब वह परासत्य है। अभी वहां तक आधुनिक विज्ञान के जाने की बहुत दूर की कौड़ी है। अभी हम अर्ध सत्य में ही उलझे हुए हैं। हम सत्य इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम जो भी सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं, अपने विद्यार्थियों को जो भी पढ़ा रहे हैं, वह पूर्ण, वह सत्य नहीं है, वह परिवर्तनशील है। जो हमारे भारतीय चिंतन में जिनकी व्याख्या की गई है वह सत्य है, क्योंकि वो अभी तक परिवर्तित नहीं हुए। उदाहरण के लिए वेदों में जो भी व्याख्या आई है, वेद के जितने भी मंत्र हैं, आज तक एक भी मंत्र का खंडन किसी वैज्ञानिक ने नहीं किया। किसी विद्वान ने नहीं कहा कि यह वैदिक मंत्र गलत है। परंतु आप रोज देखते हैं, आप आए दिन देखते हैं कि आज शोध कोई कर रहा है, अगले कुछ दिन बाद वही शोध अगला वैज्ञानिक उसको निरस्त करता है और अपने नए विचार को प्रतिपादित करता है। तो यह विचारों का प्रतिपादन और सिद्धांतों का कटना, यह अर्ध सत्य में ही आता है। उदाहरण के लिए जो सबसे सरल उदाहरण है, आप ले लीजिए जल। बड़ी सुंदर व्याख्या आई है, पंडित आत्माराम दुबे ने लिखा है, सोम तत्व है तरल तरंगा, धरती धन्य हुई पा गंगा। अब गंगा को केवल जल समझना यह अर्ध सत्य है। गंगा के वास्तविक रूप तक पहुंचना यह सत्य है। और उस सत्य का अतिक्रमण करना कि गंगा वास्तव में है क्या, यह परासत्य है। इसलिए गंगा परासत्य है। हम उसे अभी तक अर्ध सत्य में भी नहीं जान पाए कि जो उसकी गति को बांध रहे हैं, जो जल को दूषित कर रहे हैं, वो असत्य है। तो आपको ये चारों चरण, असत्य, अर्ध सत्य, सत्य और परासत्य, इस गंगा जल की एक बूंद में आप देख सकते हैं। दूसरा उदाहरण आप देख लीजिए, यज्ञ हमारे वेद का सबसे प्रतिष्ठित कर्म है, लेकिन अगर हम इसे गलत करते हैं या यूं ही करते हैं, बस अग्नि प्रज्वलित की और जो कुछ भी मिला उसमें जो है संविधा डाल दी, तो वह असत्य है। और विधि विधान से अगर हम यज्ञ को करते हैं तो वह अर्ध सत्य है, क्योंकि अभी हम उस यज्ञ के विज्ञान को जान नहीं पाए। यज्ञ का उद्देश्य क्या है? यज्ञ का मूल उद्देश्य है कि सूक्ष्म तत्व को प्रकृति तक पहुंचाना, यह एक सत्य है। लेकिन इसका परासत्य क्या है कि वह सूक्ष्म तत्व जब प्रकृति में आरूढ़ होकर के उस सूर्य मंडल को भेद करके उसके ऊपर जब गमन करता है और वहां उनमें वृद्धि होती है, तो यह यज्ञ का परासत्य है, जो आज तक अकाट्य है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तीसरा उदाहरण आप ले लीजिए सूर्य का, सूर्य का उगना और अस्त होना, यह अर्ध सत्य है। सूर्य न तो उदय होता है और न तो अस्त होता है, यह वैज्ञानिक सिद्धांत है। सूर्य को देख करके आंखें मूंद लेना, उससे दूर चला जाना, उसको प्रणाम न करना, यह असत्य है। और सूर्य को स्वीकार करके उन्हें प्रणाम करना, उनकी क्रिया विधि को जानने का प्रयास करना, यह अर्ध सत्य है। और सूर्य की रश्मियों द्वारा जो भी गतिविधि हो रही है उसे जान लेना, यह एक सत्य है। और सूर्य का जन्म, सूर्य की क्रियाविधि, सूर्य की रश्मियों को जब हम अतिक्रमण करके उससे ऊपर जाते हैं उस नारायण तक, जिसके कारण यह सूर्य दीप्त हो रहा है, वह परासत्य है। तो हमें विज्ञान को जानने के लिए इन चार चरण तक जाना पड़ेगा।
हम अभी इसके प्रथम चरण में ही उलझे हुए हैं। सृष्टि विज्ञान के रहस्य को जानने के लिए मूल रूप से मुझे जल को जानना पड़ेगा। क्यों? कि जल ही सृष्टि का पहला निर्माण बिंदु है। जल ही सृष्टि में पहली बार निर्मित हुआ। और जो मैं आपसे कह रहा था परासत्य के लिए, तो परासत्य को जानने के लिए इस जल के सूक्ष्म से सूक्ष्म विज्ञान को जानना होगा, जिसे वेदों ने परासत्य कहा। इसीलिए कहा है ब्रह्म द्रवी मां ज्ञान का जल है, ब्रह्म द्रवी मां ज्ञान का जल है, परासत्य ही गंगा जल है। अब आपको सिर्फ इतने में ही पूरा विज्ञान समझ में आ जाएगा। ब्रह्म माने वह परम सत्य जो इस सृष्टि का निर्माता है, और मां वेद में स्वयं नारायण उद्घोष करते हैं कि यह संपूर्ण सृष्टि मातृवत है, तो इसलिए उसे मां कहा गया, मतलब जननी है, निर्माण करने वाली। और परासत्य ही गंगा जल है, जो अंतिम सत्य है। उसके बाद कुछ नहीं बचता। आप संपूर्ण जान लेते हैं। जब सत्य का अतिक्रमण करते हैं तब आप परासत्य तक पहुंचते हैं। तो यह परासत्य है, विज्ञान की यही पराकाष्ठा है। और इस संपूर्ण सृष्टि के विज्ञान का मूल क्या है? जैसा कि मैं पहले ही आपसे कहा कि प्रकृति के रहस्य को जानने के लिए, सृष्टि के विज्ञान को जानने के लिए यह जानना अति आवश्यक है कि यह प्रकृति का निर्माण हुआ कैसे। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 115वें सूक्त की प्रथम ऋचा का यह उद्घोष है, सूर्य आत्मा जगतस्थुश्च, सूर्य आत्मा जगतस्थुश्च, अर्थात सूर्य ही अस्थावर जंगम की आत्मा है। आपका वैदिक विज्ञान सीधे आत्मा की बात कर रहा है कि जो अस्थावर जंगम जो कुछ भी है, यह सूर्य की आत्मा है। और आत्मा की व्याख्या अनंत है, अनिर्वचनीय है। तो हमें कहने का तात्पर्य कि जो कुछ भी जड़ चेतन में है वह सब कुछ सूर्य से ही उत्पन्न है। इसलिए हमें जानने के लिए, विज्ञान को जानने के लिए सूर्य विज्ञान पर आरूढ़ होकर के उनकी सारी गतिविधियों को जानना पड़ेगा। और सूर्य अपनी 1000 किरणों के 10वीं कलाओं से इस संपूर्ण अस्थावर जंगम का अतिक्रमण कर रहा है, जिसमें सारा विज्ञान निहित है, जिसको जानने के लिए आज आधुनिक विज्ञान अपने अर्ध सत्य टूल्स का प्रयोग कर रहा है, अपने अर्ध सत्य उपकरण का प्रयोग करके जानने की विधि कर रहा है। कैसे? उसी प्रकृति के घटक का उपयोग करके उपकरण बनाकर उसी प्रकृति को जानने का प्रयास कर रहा है। अपने तरफ से आधुनिक विज्ञान ने अभी तक कुछ विकसित नहीं किया है। क्यों? विज्ञान की जो सबसे बड़ी अवधारणा है कि विज्ञान को प्रमाण चाहिए, वह तब तक मानने को तैयार नहीं है जब तक कि उसे प्रमाण न मिल जाए। उसके प्रमाण का आधार क्या है? आज आधुनिक विज्ञान के प्रमाण का आधार क्या है? मनुष्य द्वारा निर्मित उपकरण। अगर वह उपकरण उसे बार बार वह परिणाम दे रहा है जो वह जानना चाहता है या जो उस पदार्थ में निहित है, तब वह उसको सत्य मान लेता है, जबकि वह अर्ध सत्य है। क्योंकि उसका वही परिणाम कुछ समय बाद या कोई नई तकनीकी आने के बाद गलत हो जाता है, तो इसलिए वह अर्ध सत्य हुआ। अभी हम सत्य तक नहीं पहुंच सके, परंतु यही आज का आधुनिक वैज्ञानिक सूर्य के सत्य को मानने को तैयार नहीं है। क्यों? कि उसे दो चीज चाहिए, एक तो रिप्रोड्यूसिबिलिटी और दूसरा सेलेक्टिविटी, सेंसिटिविटी। मतलब
कि पुनः उत्पादन की क्षमता, सेलेक्टिविटी मतलब चयनात्मकता, कि वह कैसे चयन कर सकता है। और अगर आपको वास्तव में यह सीखना हो कि चयन की प्रक्रिया क्या है, तो इसके लिए सूर्य से सुंदर उदाहरण और कुछ नहीं है। सूर्य अपनी चयन प्रक्रिया के तहत ही यह पूरी सृष्टि का निर्माण किया है। यह बहुत गंभीर विज्ञान है। इसे बताने के लिए कभी और चर्चा करेंगे, क्योंकि सूर्य की जो चयनात्मकता है वास्तव में वही विज्ञान की आधारशिला है, वही इस सृष्टि की आधारशिला है। यह बहुत ही गंभीर विषय है और अपने इसी गुण के आधार पर यह जो नाना प्रकार की सृष्टि विकसित हुई है उसका जिम्मेदार यही सूर्य है। अगर हम सूर्य के इसी गुण के आधार पर उसके विज्ञान को विभाजित करें तो मूल रूप से हमें 3 स्तर मिलता है। प्रथम स्तर अचेतन, दूसरा अर्धचेतन और तीसरा चेतन। इसके आधार पर देखें तो इस सृष्टि को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, अचेतन, अर्धचेतन और चेतन। इन तीनों में प्रधानता किसकी है? सूर्य जब अपनी ऊर्जा का अल्प भाग पृथ्वी पर आहुत करता है तो अचेतन सृष्टि का निर्माण होता है और सूर्य का तेजस भाग दब जाने के कारण यह पूरी प्रकृति अचेतन हो जाती है। वैदिक सिद्धांत के अनुसार वायु क्रियाधर्मा है, इसलिए वायु की न्यूनता होने के कारण इसमें सक्रियता या गतिशीलता नहीं आ पाती है। वैदिक सिद्धांत के अनुसार यह जगत अग्नि सोमात्मक है। अग्नि और सोम दोनों के संयोग से इस सृष्टि का निर्माण होता है और अग्नि और सोम के संयोग से यह सृष्टि का निर्माण होता है। हमारे ऋषियों का यह कथन है, उनकी यह अवधारणा है कि ज्यों ज्यों सोम मूर्छित होता है तत्व के साथ मिलकर के, त्यों त्यों मूर्ति का निर्माण होता है। तो सोम का अन्य तत्वों के साथ मूर्छित होना मूर्ति का निर्माण अर्थात पिंड का निर्माण होता है। यहाँ मूर्ति का आशय पिंड से है, पिंड का निर्माण होता है और उसी पिंड के अध्ययन के लिए, उसी पिंड का अध्ययन आज आधुनिक विज्ञान अपने नाना उपकरणों से कर रहा है और करते करते वह यहाँ तक पहुँचा है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क तक जाकर के वह उसी सूक्ष्म तत्व को जानने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि आधुनिक विज्ञान की अवधारणा है कि सोम जब मूर्छित होकर के पिंड का निर्माण करता है तो उस पिंड के सबसे सूक्ष्म भाग को जानने के लिए वह विज्ञान वह सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर पर जा रहा है। तो सूक्ष्म में आधुनिक विज्ञान कहाँ तक पहुंचा? एटम से शुरू किया, एटम, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और आज क्वार्क तक पहुंच करके अपने क्वांटम टूल्स का प्रयोग करके यह बताना चाह रहा है कि वास्तव में यह पदार्थ किस चीज से बना हुआ है। लेकिन आधुनिक विज्ञान एक कभी न भूले, यह हमेशा याद रखे कि वह जिस तत्व की बात कर रहा है वह सोम को हाइड्रोजन समझने की भूल न करे, वह ऑक्सीजन को अग्नि समझने की भूल न करे। क्योंकि एक संकेत मैं दे रहा हूं, क्योंकि अगर वह हाइड्रोजन समझेगा तो हाइड्रोजन सोम नहीं है, सोम का 8वां भाग क्रिया करके तत्व के साथ पिंड का निर्माण करता है। तो अभी हम उससे कोसों दूर हैं कि सोम है क्या। जब तक हम सोम को नहीं जान पाएंगे तब तक हमें क्वार्क समझ में नहीं आएगा कि वास्तव में क्वार्क भी किससे बना हुआ है। क्वार्क का निर्माण भी अन्य घटकों से मिलकर बना है जिसे अभी हम तोड़ नहीं पाए हैं।
हम गॉड पार्टिकल तक जाकर के लौट आए हैं और आज का आधुनिक विज्ञान फिर काम कर रहा है न्यूट्रिनो पर। न्यूट्रिनो क्या है? विज्ञान का ये कहना है कि न्यूट्रिनो वह सूक्ष्म अणु है या परमाणु है या ऐसा कण है जो प्रकृति में उदासीन भाव से पाया जाता है और वह आधार मिलते ही सक्रिय हो जाता है, जिसे पकड़ने के लिए बड़ी बड़ी प्रयोगशालाएं बन रही हैं। लेकिन उस न्यूट्रिनो की व्याख्या हमारे वेदों में विस्तार से है, उसे अध्ययन करने की आवश्यकता है। मैं यह नहीं कहना चाह रहा हूं या आप यह कतई न समझें कि मैं आधुनिक विज्ञान को नकार रहा हूं या उसकी अवहेलना कर रहा हूं। नहीं, आधुनिक विज्ञान ने बहुत कार्य किया है और कर भी रहा है। हमें आपको उससे आगे चल करके उसका सहयोग लेकर के जो हमारा पराविज्ञान है, जो हमारे विज्ञान का सत्य है, हमें वहां पहुंचना है। जब हम वहां पहुंच जाएंगे तब मैं बता सकता हूं कि यह प्रकृति का रहस्य क्या है और फिर हमें उस प्रकृति के रहस्य के साथ तादाद स्थापित करके हमें एक साहचर्य जीवन व्यतीत करना है। हमें प्रकृति को नुकसान न पहुंचाएं, यह जो उद्घोष है ऋषियों का वह सत्यापित हो जाएगा। यहाँ पर आधुनिक विज्ञान की अवहेलना नहीं है या आधुनिक विज्ञान में जितने लोगों ने काम किया उनको नकारा नहीं जा सकता है। वे अपने प्रयास से, अपने विवेक से जहां तक पहुंच चुके हैं वहां तक कार्य कर रहे हैं। हाँ, अगर वो ये मान रहे हों, हमारा आधुनिक वैज्ञानिक, चाहे वह रदरफोर्ड हो, चैडविक हो, थॉमसन हो, गैलीलियो हो, आइंस्टीन हो, अगर वो ये नकार रहे हो कि नहीं हम जो बताए यही सत्य है और भारतीय चिंतन असत्य है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन ये स्वीकारते हैं, इनकी जो अवधारणा है ये वैज्ञानिक है, ये टेक्नोक्रेट नहीं है। ये स्वीकारते हैं कि हमें जो कुछ मिला है, केल्विन ने तो यहां तक कहा कि हमने जो कुछ भी अब तक खोज पाया हूं, न्यूटन ने खुद कहा था कि मैं जो कुछ खोज पाया हूं यह प्रकृति का बहुत अल्प रहस्य है। प्रकृति का तो विशाल रहस्य जो सागर की तरह है वह फैला हुआ है, हम वहां तक पहुंचे ही नहीं। हम तो समुद्र के किनारे कुछ घूंगी और कंकड़ ही बटोर पाए हैं, तो ये स्वीकारते हैं। तो उनके साथ मिल करके आप अपने विज्ञान को उतनी गहराई से जानिए और आगे तक पहुंचाइए। सिर्फ न्यूट्रिनो से या क्वार्क तक से अभी प्रकृति का रहस्य नहीं खुल पाएगा। हमें सोम के और अग्नि के उस सूक्ष्मतम भाग में जाना पड़ेगा जो वास्तव में वो क्या है, और निर्माण के लिए वही जिम्मेदार है जिसे सूर्य संपादित करता है। तो आधुनिक विज्ञान अपने औजार द्वारा इस अचेतन सृष्टि के रहस्यों का उद्घाटन करने में लगा है। अब इसका जो दूसरा पक्ष है अर्धचेतन, जब अग्निशोमात्मक जगत में जब सूर्य की रश्मियां अपने चैतन्यता को बढ़ाती तो अर्धचेतन सृष्टि का निर्माण होता है। इस अर्धचेतन में तेजस तत्व की प्रधानता होती है अचेतन की तुलना में ज्यादा। अर्धचेतन की सृष्टि में अचेतन की तुलना में तेजस तत्व की प्रधानता अधिक होती है। इसलिए यह सृष्टि अर्धचेतन है, क्योंकि इसमें अभी जो ज्ञान है वह सुषुप्त अवस्था में है। अचेतन में कोई ज्ञान नहीं है, परंतु अर्धचेतन का जो ज्ञान है वह सुषुप्त अवस्था में है। तो अग्निशोमात्मक जगत का जो तीसरा चरण है उसमें सूर्य अपनी 3 कलाओं से विद्यमान है। वह 3 कलाएं क्या हैं? वैश्वानर, तेजस और प्रज्ञान। जो सूर्य की ये तीनों कलाएं हैं ये मिल करके चेतन सृष्टि का निर्माण करती हैं, क्योंकि इसमें तेजस और प्राज्ञ आते ही यह सृष्टि चैतन्य हो जाती है। अचेतन में केवल वैश्वानर है और अर्धचेतन में वैश्वानर है, उसमें कुछ तेजस तत्व हैं, परंतु चेतन सृष्टि में यह तीनों घटक हैं, वैश्वानर, तेजस और प्राज्ञ।
जिसके कारण इसे हम चेतन सृष्टि कहते हैं। इसी चेतन सृष्टि में प्राज्ञ के कारण इंद्रियों का विकास होता है और इंद्रियां अपना कार्य आरंभ कर देती हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि मूल रूप से 3 सृष्टि का निर्माण हुआ। पहला धातु सृष्टि, दूसरा मूल सृष्टि और तीसरा जीव सृष्टि। तो जो धातु सृष्टि है, आधुनिक विज्ञान अभी यहीं पर उलझा हुआ है।